Dear children, good morning. We will discuss about in this chapter environmental changes. जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में, तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, किन वजह से मतलब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे कि जो एनवायरनमेंट में हम चेंजेस देखते हैं, कभी वार्म, कभी कोल्ड, कभी साइक्लोन, बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत कभी गर्मी पड़ती है, कभी जो है स्काई बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ओके। और कभी कभी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि एकदम से सडनली रेनफॉल होता है। तो व्हाट वाज द रीजंस, क्या रीजंस थे, मतलब क्या रीज़न है इनके, हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। ओके। तो देखते हैं। द एयर दैट द envelopes the earth from all sides is known as atmosphere. The atmosphere is getting polluted due to the human activities. The environment gets polluted due to the industrial factories, power stations and vehicles. The changes that occur in a temperature, directions of wind, moisture, etc. due to the global warming are known as the environmental changes. ओके। तो जो क्या रीजंस थे, जैसे आप देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से, डायरेक्शन ऑफ विंड्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग के होने की वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके। और आप देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना हो गया है कि उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर जो है, हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड इट मीन्स आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज सेक्टर जो होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं या पावर स्टेशंस होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके जो उनके अंदर से जो धुआं निकलता है ना, उससे इतना पॉल्यूशन होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ जाती है। ओके। और उसकी वजह से हमें क्या एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट मीन्स आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ लगाया, तो ह्यूमंस द्वारा इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया है और उस प्रोडक्शन किया जा रहा है ह्यूमंस द्वारा, है ना, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से भी, और मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज का यूज़ करने पर भी। तो ये जो है एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं इनकी वजह से। तो आप देखेंगे कि एक टेबल दिया हुआ है, फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस extreme rain, heat, cold and extreme climate conditions with the help of the given table. Also find out the reasons for the same. It means इसमें आप देखेंगे कि वन साइड में एक सीरियल नंबर दिया है, देन अनदर साइड इज़ कंट्री, देन उसके बाद हीट, कोल्ड एंड रेन। इट मीन्स रेन जो है सेंटीमीटर में शो किया जाता है, कोल्ड सेल्सियस एंड हीट ऑल्सो सेल्सियस। ओके। तो आप देखेंगे कि एक कंट्रीज़ के नेम्स दिए गए हैं, उन कंट्रीज़ में हीट कितना है, कोल्ड कितना है और रेनफॉल कितना होता है, देन उसका क्या रीज़न है। तो हमें इस बॉक्स में जो बॉक्स दिए गए हैं उन बॉक्स में हमें फिल करना है कि उसके रीज़न क्या हैं जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर, रेनफॉल और कोल्ड होता है। ओके। तो जैसे रशिया की हम बात करें तो रशिया में जो है हीट जो होती है वो 15 सेल्सियस होता है। कितना होता है? सेल्सियस। शायद मैंने आपको गलती से मतलब मुँह से निकल गया होगा। जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग सेल्सियस में मेज़र करते हैं और रेनफॉल होता है उसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। ओके। तो हीट जो है यानी कि वहाँ का टेम्परेचर जो है 15 सेल्सियस है, और कोल्ड जो है -20 डिग्री सेल्सियस जिसको बोला जाता है, और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पे। तो और रेनफॉल की अगर देखें तो रेनफॉल 100 सेंटीमीटर ही देखने को मिलता है। उसका क्या रीज़न है तो आपको इसमें फिल करना है। ओके। ऐसे ईरान का दिया हुआ है, वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 10 डिग्री सेल्सियस आपका कोल्ड है, और रेनफॉल वहाँ पे 50 सेंटीमीटर होता है बस। तो क्या रीज़न है इसका? तो ऐसे सारी कंट्रीज़ के उन्होंने नेम्स दिए हैं, उनमें टेम्परेचर और कोल्ड एंड हीट जो है वहाँ का दिया हुआ है एंड रेनफॉल भी दिया हुआ है। उसको देखते हुए आपको क्या करना है, साइड में उसके रीजंस लिखना है। ओके। नाउ
नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द वेदर। तो द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड द मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम इज़ नॉन एज वेदर। इट मीन्स जो किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस या रीजन पे, है ना, मतलब अगर हम एक रीज़न ले लिया जाए, किसी भी रीज़न में या किसी भी जगह पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो मॉइस्चर, रेनफॉल और टेम्परेचर जो देखने को मिलता है उसको बोला जाता है वेदर। ओके, व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस? राइट योर आंसर्स इन योर नोटबुक आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप। तो आपको इस मैप में देखना है, इंडिया का क्लाइमेट दिया हुआ है। ओके, दो मैप्स दिए गए हैं और दोनों मैप्स में आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है, यानी कि देखना है, देख करके फाइंड आउट करना है कि किस जगह पे वेदर इंडिया में किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोलकाता की बात करें या कोलकाता रीजन्स की बात करें, ईस्टर्न रीजन की बात करें या वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं या साउथ रीजन की बात करते हैं या नॉर्थ रीजन की बात करते हैं, तो मतलब अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो वेदर है उसका जो चेंजेस या डिफरेंशिएट जो देखने को मिलेगा अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है या जो वेदर है वो हमें साउथ इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट, अगर इंडिया की देखा जाए तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिटवीन बीच से निकल के जाता है इंडिया के, तो वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और जोन्स में भी कैटेगराइज कर देता है। क्योंकि जो नीचे वाला जो है इंडिया का वो आपका कैसा जोन है, आपका वो है टॉरिड जोन में चला जाता है। ओके, और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले पोर्शन यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वो आपका टेम्परेट जोन में चला जाता है। ओके, नॉर्थ टेम्परेट जोन में चला। तो इंडिया में भी जो क्लाइमेट अगर देखें तो उस तरीके से जो हमें देखने को मिलता है, ये 2 तरीके से, तो वेदर जो है चेंजेस होता रहता है, मतलब एक तरीके से शॉर्ट टाइम पीरियड। तो आई हैव टोल्ड यू differentiate between 2 words. First one is weather, second one is climate. तो what is the differentiate between weather and climate? तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और किसी पर्टिकुलर जगह पर शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए, मतलब एक पॉइंट के लिए। और लेकिन जो वो क्लाइमेट जो होता है वो क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए होता है। जैसे हम लोग सीजन्स को देखते हैं, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स तक जो है विंटर वेकेशन होता है, समर सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, तो ये क्या है, क्लाइमेट है। ओके, इट मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड। वेदर जो है शॉर्ट टाइम पीरियड। तो अब इसको फाइंड आउट करिए, इसमें देखिएगा मैप में, इंडिया के मैप में, और वेदर्स के बारे में, मतलब उसमें जो आंसर दिया नोटबुक में आपको लिखना है, ऑब्जर्व करके उन प्लेसेस के नाम लिखना है वहाँ पे किस टाइप का वेदर है। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ क्लाइमेट? तो द एवरेज कंडीशन ऑफ ए रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी इज़ नॉन एज द क्लाइमेट। इट मीन्स आप देखेंगे क्लाइमेट मतलब क्या है, उन्होंने जो वेरिएशन बताया है उसके अंदर, तो मोर देन 35 ईयर्स, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब आप 35 साल तक की बात कर, 35 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड, मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो कंडीशन होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल, जो कंडीशन होती हैं एवरेजिंग कंडीशन, वो लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए हों उनको क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैक्टस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे रेनफॉल नहीं है, पूरा झाड़ी झाड़ी और एक तरीके से सूखा ड्राई दिख रहा है। ओके, तो ये एक तरीके से क्लाइमेट का पार्ट है। और एक जगह देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है वाटर की एबिलिटी आप देखो, मतलब पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो कंट्रीज़ with a cold climate receiving less heat from the sun, this hampers the growth of the plants and the vegetables. Hence arrangements are made to the accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. It means एक तरीके से मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे जो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं या मतलब जिनको बोलें जहाँ पे ऐसी जगह पे, ऐसी रीजन्स में जहाँ पे सन की सनलाइट जो होती हैं उनको जो हीट है, यानी कि सन की सनलाइट बहुत कम अमाउंट में मिलती हैं, यानी कि
बोल सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ में कंट्री, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, रशिया कंट्री है। ओके, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री जहाँ पे लोग रहते हैं और कंट्रीज़ हैं वहाँ, उन जगहों पे सन की सनलाइट्स की जो एबिलिटी है, यानी कि सन की सनलाइट से वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं लेस हीट मिलती है। उन जगहों पे जो रिसीव की जाती है वो कितनी लेस हीट रिसीव की जाती है सन की सनलाइट्स, है ना। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, अब हमें अगर एग्रीकल्चर करना है या कोई मतलब प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भाई विदाउट हीट के प्रोडक्शन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रीज़ भी लगाएंगे, है ना, तो ट्रीज़ लगाने के लिए उनको सन की सनलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट्स को। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, आई होप सो कि आपको पता होगा। तो उस प्रोसेस के थ्रू उनको एक फूडिंग जो है उनका प्रोसेस होता है, उस तरीके से उनका प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, तो उनको हीट की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी सन की सनलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, जब वहाँ पे अधिक ठंडी होने की वजह से, कोल्ड होने की वजह से सन की सनलाइट्स बहुत कम होती हैं, इसीलिए वो ठंडा एरिया है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से जो घर बनाए जाते हैं या एरिया से मतलब जो क्रॉप की जाती हैं उन पे ग्लासेस इस तरीके के लगा दिए जाते हैं कि जब जब भी सन की सनलाइट्स पड़ती हैं तो उनको क्या है, इंटर हो जाती हैं अंदर, मतलब उसके अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। बाहर मतलब उनको इस तरीके के ग्लासेस होता है कि अंदर तक तो अंदर से बाहर नहीं आ सकती, मतलब बाहर मतलब इन द सेंस जो हीट होती है, अगर सन की सनलाइट थोड़ी भी पड़ी तो वो हीट हो जाएगी, मतलब हीट मिल अंदर तक, और उस एनवायरनमेंट इतना हीट हो जाएगा अंदर का, लेकिन जो है जैसे जो गैसेस होती हैं या मतलब वो होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, या बाहर ना निकले, ऐसा कुछ उनका वो बनाया उन लोगों ने, मतलब इस तरीके का उनका वहाँ पे ग्लासेस से। तो उनको ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है, मतलब इस तरीके से जो क्रॉप की जाती है, खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, वो इसी तरीके से की जाती है कि जो सन की सनलाइट्स हैं जो है बाहर तक, बाहर मतलब रिफ्लेक्ट होकर नहीं निकलती, वो सिर्फ अंदर एक बार जाने के बाद जो सन की सनलाइट्स हैं वो उनके बाद वो बाहर नहीं रिफ्लेक्ट होती। ओके, तो इसमें यही बताया है। नेक्स्ट है आपका, वाई आर द डोर्स एंड द विंडोज़ मेड ऑफ द ग्लास इन द कंट्रीज़ दैट हैव कोल्ड क्लाइमेट। तो इसमें वही बताया कि जो ग्लासेस बनाए जाते हैं विंडोज़ के, डोर्स के, इस टाइप के बनाए जाते हैं कि जैसे, क्योंकि वहाँ सर्दी तो बहुत ज़्यादा रहती है। आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे घरों में, अपने जो घरों में एसी लगी होती है, तो एसी आप देखेंगे कि बिल्कुल टोटली जो रूम होता है वो बिल्कुल पैक्ड रूम होता है, उसमें जो एयर होती है अंदर की वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल कोल्ड एनवायरनमेंट और चिल टाइप का होता है, बहुत अच्छा रहता है ना। अगर विंडो खुली हो हमारा या फिर डोर खुला हो तो जो एसी चल रहा है वो उसका इतना इफेक्टिव इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि बाहर का जो क्लाइमेट है, बाहर का जो वेदर है वो क्या है, अंदर का क्लाइमेट अंदर के वेदर से क्या हो जाएगा, मतलब अंदर के वेदर से क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा और हमें जो है एसी का महसूस नहीं होगा। इसी तरीके से जो ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है वैसे ही की जाती है कि वो पैक्ड किया जाता है, मतलब एक तरह की ग्लासेस से एक तरीके से दूर दूर तक पैक्ड कर दिया जाता है, इससे सन की सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर तक जाती है, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब वापस निकलती नहीं है वहाँ से, इसीलिए उनको। ओके, तो इस तरीके से नाउ आप देखेंगे इसमें जो चेंजेस है क्लाइमेट का किस तरीके से, जैसे आप एक पिक्चर्स में दिख रहे हैं ड्राई क्लाइमेट दिख रहा है, दूसरे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कैक्टस टाइप का, मतलब पेड़ सूख गया है। आप नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में देखेंगे कि वहाँ पे मतलब पानी है, हरा भरा है, ग्रीनरी है, और एक जगह पे देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्लड टाइप का पानी भरा हुआ है, मतलब रेनफॉल होने की वजह से। एक पिक्चर्स में आप आइस के बारे में देखेंगे, एक में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो है, मतलब कंजेस्टेड ट्री बहुत ज़्यादा, जिसको एवरग्रीन ट्रीज़ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो इस टाइप के चेंजेस, क्लाइमेट के चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि हर जगह पर जो क्लाइमेट होता है वो अलग क्लाइमेट नहीं होता। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाओगे आपको वहाँ पर रेनफॉल और फॉरेस्ट की वेराइटीज़ बहुत देखने को मिलेंगी, और जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखा जाए तो सबसे घना फॉरेस्ट, मतलब वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट है सबसे बड़ा और एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है, बट अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव भी करता है, एज वेल एज मतलब उसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इसी वजह से। ओके, राइट ए ऑन सेंटेंस अबाउट द ईच ऑफ द पिक्चर गिवन अबव इन योर नोटबुक। तो आपको ये पिक्चर्स के बारे में देखना है, तो आपको एक एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा इसमें वो बताता हूँ कि आप देखिए एक पिक्चर जो है, एक मतलब इधर राइट हैंड साइड पे जो ऊपर वाले साइड में बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूखा आप देखेंगे सॉइल किस तरीके से, मतलब वहाँ पानी नहीं है। और एक पिक्चर आप देखिए बिल्कुल राइट हैंड साइड में, एक मतलब साइड में जो कोना है उसमें देखिए, वहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट में पानी है, इतना ज़्यादा अमाउंट में पानी है कि
फ्लड आ रहा है, मतलब घरों में पानी भर रहा है, तो आप देखेंगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन इनइक्वल एंड द कंटिन्यूअल rise in the average temperature of the earth climate system due to the greenhouse gases। जो क्लाइमेट सिस्टम जनरली हमें देखने को मिलता है या क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी बढ़ेंगी तो उतना ही कहीं ना कहीं क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। ओके, सॉरी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है देखने को, मतलब पॉल्यूशन होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ओके, तो वो बताया इट इज़ अकर व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंट्रैप infrared radiation UV ultraviolet rays. This effect make the planet warmer, which subsequently reaches to global वार्मिंग होगा। यहाँ पे वार्मिंग लिखा हुआ है, थोड़ा मिसटाइप हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, तो आप देखिए इसमें मतलब आप देखेंगे कि इस पिक्चर्स में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो किस तरीके से जो यूज़ किए, जैसे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। ओके, और आप देखिए ऑयल एंड पेट्रोलियम इंजन्स यूज़ करने से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ को भी मतलब यहाँ पे आप देखें ग्रीन हाउस गैसेज एंड फॉसिल फ्यूल्स का। तो एनवायरनमेंट, मतलब इसमें बताया कि एनवायरनमेंट है ना, तो एनवायरनमेंट में किस तरीके से जिन गैसेस का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। ओके, वो बताया इस डायग्राम में, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट इज न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। एवरेज increase of 5 degree Celsius in the temperature in West Europe, heat experience 14 degree Celsius temperature in the Darjeeling reached to the maximum of 28 degree Celsius 2009 CE. Snowfall in desert. Mumbai received 942 ml rain in one day. Increased temperature in Australia 2005. Sundarban is a submarining reduction of 5 km in the Kumbu Snow River of Nepal. Ice caps of the size of 3,250 square kilometer melt within 35 days in our Antarctica. Sources of river are drying up. इट मीन्स इसमें कुछ डाटाज दिए गए हैं, न्यूज़पेपर से डाटाज लिए गए हैं। 21 जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है। ओके, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल है, और उसमें मतलब ईयर्स का ही बताया है जिन्होंने, मतलब ये डाटा लिया गया है न्यूज़पेपर से। कुछ डाटा 2005 का है तो कुछ डाटा 2009 के हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम बात करें वेस्ट यूरोप में, तो वहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था। ओके, और दार्जिलिंग में देखें तो मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस मेज़र किया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर। स्नोफॉल तो इस तरीके से मुंबई का रिसीव बताया उन्होंने कि मुंबई में हुआ 9042 ml रेनफॉल जो है रिसीव किया गया एक दिन में, 2005 का डाटा है। ओके, तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का भी डाटा दिया गया है। तो इसमें जो है हर मतलब डिफरेंट प्लेसेस को ले कर के वहाँ के रेनफॉल, टेम्परेचर और स्नोफॉल, ओके, यानी कि क्लाइमेट्स की कंडीशंस के बारे में अवेयर करा जाए। ओके, किसी जगह पे आप देखेंगे कि आइस मेल्ट होता है, मतलब आइस जहाँ पे जमा हुआ बर्फ़ होता है, मतलब वहाँ का क्लाइमेट देखेंगे इतना कोल्ड कि वहाँ पे पूरा आइस रहता है, बर्फ़ रहता है। जैसे अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरा आइस है। किसी जगह पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हीट है। किसी जगह पे आप देखेंगे कि बहुत रेनफॉल होता है वहाँ। तो ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ये कंडीशंस, ये क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ हाउ डज़ द अर्थ गेट हीटेड? किस तरीके से जो है अर्थ हीट वो करता है। द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट्स ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड halocarbon playing an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases lead to the problems of global warming and climate changes.
जो किस तरीके से सबसे जो हीटेड होते हैं, यानी कि जो गैसेस होती हैं बहुत ज़्यादा हीटेड गैस मानी जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका नाइट्रेट ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। जो गैसेस ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कही जाती हैं, सॉरी इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है ना। एक तरीके से क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं, कि क्या करती हैं, ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग भी जो है प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से होता है, इन्हीं गैसेस की वजह से। अगर इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, और इन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे इसमें एक दिया हुआ है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री इन द लास्ट 100 ईयर्स। मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है लास्ट 100 ईयर्स से, मतलब इतना अमाउंट में इन गैसेस का यूज़ हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, जिससे टेम्परेचर बहुत देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है ना। उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपने सुना होगा कि जो है ओजोन लेयर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल है ना। तो मतलब जो होल है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात बताएं तो उससे इफ़ेक्ट क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूँ। कि जो ओजोन लेयर है वहाँ पे उसमें जो होल हो रहा है, एक जो ओजोन लेयर है वो गैसेस की लेयर है, वो कोई ऐसी कोई लेयर नहीं है, वो गैसेस की वो है लेयर है। तो वो जो लेयर है गैसेस की, तो वो डिस्ट्रॉय किससे होती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस से डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपका नाइट्रट्स ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इन गैसेस से वो क्या है, तो मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती जा रही है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सन की सनलाइट्स हैं या रेज़ हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी, और वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हार्मफुल होंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो ओजोन लेयर है वो एक तरीके से जो टी हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद जो चाय छन्नी होती है वो छन्नी का काम करती है। ओके, यानी कि जैसे हम लोग चाय बना के उसको छानते हैं तो उसमें जो जितना पत्ती होती है वो और पूरा अदरक वगैरह सब उस छन्नी पे ऊपर आ जाता है, रह जाता है, जो जितना वेस्ट मटेरियल होता है। बाकी जो टी होती है वो बिल्कुल निकल करके और आप मतलब हम लोग उसको फिर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जो सन की सनलाइट्स होती हैं वो ओजोन लेयर को, मतलब ओजोन लेयर एक छन्नी का काम करती है। वैसी रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्व करने के बाद जो जितने अमाउंट में अर्थ को सनरेज मिलनी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, उतने अमाउंट में सन के पास मतलब अर्थ को सनरेज मतलब जो लाइट होती है वो मिलती है। ओके, जिससे इफेक्ट नहीं होता। अगर वो लेयर को हटा दिया जाए तो डायरेक्ट सन की सनलाइट सीधा अर्थ पे आएंगी, और वो इतना इफेक्टिव होंगी, इतना ज़्यादा इफेक्टिव कि ह्यूमंस की जो आप सोचिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, अगर डायरेक्टली रेज अगर सन से डायरेक्टली रेज अगर अर्थ पे पड़ेंगी तो इतना इफेक्टिव होगा कि उससे चांसेस आपकी स्किन बर्न होने के चांसेस हो जाएंगे। और जो अंटार्कटिक ओशन पे, नॉट अटलांटिक, अंटार्कटिक ओशन पे जो आइस है वो पूरा मिल्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होगा, इसकी वजह से आइस क्या होगी, पिघल जाएगी टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर की वजह से अगर पिघल गया वो आइस मिल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मतलब पूरा कॉन्टिनेंट जो है एक पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, एक बर्फ़ की लेयर से ढका हुआ है, तो पूरा पिघल जाएगा, तो बहुत पानी पानी हो जाएगा, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डूब जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम लोग जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको मतलब स्टॉप रोकने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन होता है वो भी एक तरीके से इन गैसेस को मतलब इनको बढ़ाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आप देखेंगे इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 64%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, ओके, हाइड्रोकार्बन जो है 0.5%, और मीथेन जो है 10%। तो ये जो है अर्थ पे इनका यूज़ होता है। ओके, यानी कि इसमें दिया है ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डाटा दिया हुआ है इनका। ओके, नाउ 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm. Today it is 350 ppm। यानी कि आप देखिए कि तकरीबन 75 इंक्रीज़ हो चुका है। कितना? 75 इंक्रीज़ हो गया ppm, क्योंकि पहले जो था कार्बन डाइऑक्साइड 275 था,
और अभी की अगर बात करते हैं तो 350 ppm हो गया, यानी कि 75 बढ़ गया कितना 100 ईयर्स में। तो जब ये गैसेस का अमाउंट इतना बढ़ता जाएगा तो उससे ओजोन जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय होगी। ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं अर्थ पे या अर्थ प्रॉब्लम्स या मतलब कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। हम मतलब ह्यूमंस लाइफ जो है या एनिमल लाइफ अर्थ पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, अर्थ पर वाटर होने के चांसेस हो जाएंगे और स्किन बर्न होगी, लोग जल जाएंगे। आप देखिए कि सन का जो टेम्परेचर है, मैं आपको बताऊं कि सन का जनरली हम टेम्परेचर 30-40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो बहुत गर्मी लगने लगती है। समर टाइम में आप देखिए मैक्सिमम मतलब एवरेजिंग अगर देखें तो 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हमें बहुत गर्मी लगने लगती है। सोचिए कि जो सन के सेंटर पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन टेम्परेचर है, 15 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर है। और जो सन है, सन के सरफेस है, आपने देखा है, आप देखेंगे सन का जो सरफेस है उसके ऊपर का जो टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर है 6000 सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना ख़तरनाक टेम्परेचर के अब 100 डिग्री पे तो वाटर जो है मेल्ट होने लग जाता है ना। तो जस्ट यू थिंक अबाउट इट कि अगर जो सन की सनलाइट्स कितना इफेक्टिव करेंगी अगर अर्थ पर डायरेक्टली आएंगी तो। ओके, नाउ ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जांपल 280 ppm इज इक्वल टू 0.28%। ओके, तो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द ppm, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ppm। आपको पता चल गया होगा कि ppm की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें आपका ग्लोबल टेम्परेचर। इसमें इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स। किस तरीके से दो ग्राफ्स दिए गए हैं, एक एनुअल रेनफॉल मतलब एनुअल एवरेज का दिया हुआ है और एक दिया गया है 5 ईयर एवरेज का। तो इसमें दो ग्राफ्स दिए गए हैं, एक रेड कलर से और एक दिया गया है थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा ब्राउन कलर से। तो आप देखिए कि किस तरीके से इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये 150 ईयर्स का दिया गया है, लास्ट 150 ईयर्स से इन्होंने मेज़र किया है, उसका बताया है कि किस तरीके से जो है ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ओके, वन साइड आप देखेंगे टेम्परेचर एनोमली 0 डिग्री मतलब सेल्सियस। ओके, तो 1860 से लेकर के 2000 तक का इनमें जो है डाटा दिया गया है और बताया है कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, नाउ हाउ मच ऑफ द पोर्शन इज रिमेनिंग। ओके, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द रिमेनिंग ऑफ दिस पोर्शन, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से इफेक्ट होता है। ओके, कौन कौन सी गैसेस हैं उनको डिटेल से देखेंगे। मीथेन गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन गैसेस के बारे में हम लोग इन डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, नाउ डियर चिल्ड्रन की जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका मतलब जो टेस्ट होगा आपका वो आपका 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। एक्चुअल में है वो 50 मार्क्स का, क्योंकि 10 मार्क्स आपके नोटबुक के हैं। ओके, तो आप अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं करके देंगे, आप लोग अपनी नोटबुक सबमिट नहीं करेंगे टाइम पर, या आपने अभी तक जिन्होंने कंप्लीट नहीं की है तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जिन्होंने कंप्लीट किए और रेगुलरली चेक करा रहे हैं उनको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा, लेकिन जो 10 मार्क्स हैं आपके वो आपके नोटबुक सबमिशन के हैं। तो अगर आपने नोटबुक बनाई है, कंप्लीट वर्क किया हुआ है, आप उनको टाइम से सबमिट करें, यानी कि कल आज शाम 5 बजे तक मुझे सबमिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने नहीं बनाई है वो भी कंप्लीट करके आज जमा कर सकते हैं। ओके, और जो बच्चों सबमिट नहीं करेंगे उनको मैं मार्क्स नहीं दूंगा, इज़न्ट इट, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है किस बच्चे ने किस डेट पे जमा किया है नोटबुक, किस बच्चे ने जमा नहीं किया है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्लास अटेंड करते रहिए, क्लासेस बराबर जो है देखिए, और साथ में ही आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करिए। नोटबुक कंप्लीट करने के साथ साथ में सबमिट भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।